हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के लगभग 3 से 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका है। तो आशा है आपने सारा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लीज सारे वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड समझने से पहले आपको ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो कुछ इंटरवल के बाद अब वापस रिपीट होते हैं। एक एलिमेंट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को ध्यान नहीं रखना। हम लोगों को बस उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है जो प्रॉपर्टी कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, अब ये इंटरवल किस चीज का होता है? हम लोगों का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बोलता है ये इंटरवल एटॉमिक नंबर्स का होता है। ठीक है, मतलब कुछ एटॉमिक नंबर के बाद, कुछ एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बाद कुछ प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है उन्हीं को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं इसका डेफिनेशन देखने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रॉपर्टीज व्हिच रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल। वो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इसका भी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है उसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है। उसका रीजन है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप के आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर, यहाँ पे सेम नहीं होगा, उसको सिमिलर होगा उतने में। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मेन रीजन होता है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन में कौन हिस्सा लेता है? इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसका एक बहुत अहम रोल होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के डिसाइड करने के लिए। ऐसे आपको समझ में आया होगा। अब एक टर्म आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी में बी डिफाइंड एज द रिपीटेशन of similar properties of the element placed in a group and separated by a certain definite gap of atomic numbers। मतलब जब हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक ग्रुप में रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और ये ग्रुप जो ग्रुप बनता है वो सेपरेट किया जाता है एट द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, एट डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। ऐसे आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमको पता है कि जो एक एटम होता है उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस से उसका जो आउटर मोस्ट, जितने भी शेल हो गए, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट्स अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बेसिकली the relative tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself is called electronegativity। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। याद रखिएगा, we cannot directly measure the electronegativity। इसके लिए हम लोग बहुत पैसिव तरीके अपनाते हैं। जैसे एक पॉलिंग स्केल होता है, पॉलिंग स्केल से हम लोग मापते हैं। तो ये एक टेंडेंसी है, इट इज अ टेंडेंसी। ठीक है, वही आपका आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जब भी किसी एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज होता है वो होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन। किसी भी गैसियस एटम या आयन से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जितना एनर्जी रिलीज होता है या रिक्वायर होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक उसके अपोजिट, अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में डाल दें तो डालने में जितना एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन एनायन। ऑफ कोर्स अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एनायन ही बनेगा। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में डालते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बताए मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इज नथिंग बट टू लूज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जो मेटालिक्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वही उसके मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है।
ठीक है। तो एलिमेंट विलिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली शोज द ग्रेटर मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाए, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है या घटती है, और अगर अक्रॉस द आपका पीरियड जाए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है या घटती है। तो अगले स्लाइड्स में हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है कुछ एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, और लिथियम का पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और पोटेशियम का पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। मैं पोटेशियम का एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये इसका न्यूक्लियस, इसके पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद वाले सेल में भी सेम 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप बेहतर होगा कि आप कॉपी में भी इसको साथ साथ ड्रॉ करते रहें, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नंबर ऑफ सेल 1, इसका नंबर ऑफ सेल 2, ये 1 2, इसका नंबर ऑफ सेल 1 2 3, इसका नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और 4। तो ये आपका बेसिक मैंने कुछ एग्जांपल लिया डाउन द ग्रुप का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये है आपके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल देखते हैं। तो नंबर ऑफ सेल सिंपली आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। पहले में 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद नंबर ऑफ सेल डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएं, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। अब बात आता है एटॉमिक रेडियस का। तो देखिए यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है। तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ने एग्जांपल ये क्या पढ़ा था, डेफिनेशन। एटॉमिक सेल क्या होता है, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस, सेल के बीच का डिस्टेंस, वो होता है एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ऐसा आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है सेम है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका वैलेंसी भी, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 1। तो यहाँ जब आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगा, ठीक है। अब आता है ये जो तीनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने क्या बोला था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालने पे जितना एनर्जी रिलीज होता है या फिर जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। यहां से आप अगर खींच के निकाल दोगे तो आपको मान लीजिए, मैं मानता हूं 10 जूल का एनर्जी लगेगा। मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पे तो 2 शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम का साइज बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 शेल है, इसके बाद वाले में 3 सेल है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ते जा रहा है। 4 सेल हो जाए, यहाँ पे 4 सेल हो जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस होगा, उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उनके बीच में फोर्स उतना घटते जाएगा। ऑफकोर्स जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटते जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये एटम का साइज बढ़ते जाएगा, इसके बीच का ये आपका फोर्स घटते जाएगा। अब चूंकि ये फोर्स घटते जाएगा तो इसको निकालने में एनर्जी कम लगेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे तो एनर्जी घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एकदम आपका न्यूक्लियस के पास है, मतलब प्रोटॉन को कस के पकड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 सेल आ गया तो आपका प्रोटॉन थोड़ा सा उसका ये क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ घट गया, यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथ घट गया, यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथ घट गया। मतलब यहाँ पे जितना एनर्जी लग रहा था 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ऑफकोर्स यहाँ पे कम एनर्जी लगेगा, यहाँ पे उससे कम लगेगा, यहाँ पे उससे कम लगेगा। मतलब अगर हम डाउन द लाइन जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा ही आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो जितना एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर वही बात, अगर यहाँ पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाए, चूंकि यहाँ एक ही ऑर्बिट है, तो फटाक से उसका जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा।
लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे 3 ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे 4 ऑर्बिट हो गया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके जाएं तो वो जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लेके जा रहे हैं उसके बीच, वो घटते जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज, जो एटम का साइज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक ही शेल था, यहाँ पे 2 शेल हो गया, यहाँ पे 3 शेल हो गया, तो यहाँ पे 4 शेल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एनर्जी, जिस एनर्जी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड स्ट्रेंथ से खींचेगा, यहाँ पे थोड़ा कम स्ट्रेंथ से खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल हो गया, इलेक्ट्रॉन एटम का साइज बड़ा हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे 3 सेल हो गया, एटम का साइज और बड़ा हो गया, तो यहाँ का जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग लेके जा रहे हैं उसका नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसका फोर्स घट जाएगा। यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ गया और फोर्स घट जाएगा। मतलब हम लोग डाउन द लाइन जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, घटते जाएगा। ऐसे आपको समझ में आया होगा। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, कितना जल्दी ये किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी इलेक्ट्रो एफिनिटी भी वही बात है। इलेक्ट्रो एफिनिटी का बेसिकली मतलब है कि ये एक टेंडेंसी नहीं है, इट इज एक्चुअल एन एनर्जी। यहाँ से एक एक्चुअल एनर्जी, इट कैन बी इजिली मेजर्ड, इसको एनर्जी के टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ क्वालिटी, ये क्वालिटी है, ठीक है, और क्वालिटी को हम लोग मेजर इजिली नहीं कर सकते, इसका कोई डायरेक्ट मेथड से मेजर हम लोग नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कितना इजीली ये किसी स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो फिर वही बात, यहाँ पे चूंकि एक ही ऑर्बिट है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो फटाक से किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या खींचना चाहेगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिट हो गया, तो यहाँ का वो जो फोर्स है, जो खींचने का अट्रैक्शन फोर्स है, वो थोड़ा घट जाएगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिट हो गया, इलेक्ट्रॉन एटम का साइज बड़ा हो गया, तो वो और थोड़ा घट जाएगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 शेल हो गया, तो यहाँ पे साइज और बड़ा हो गया, तो वो फोर्स और घट जाएगा। जैसे बोलते हैं यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, उसके बाद 3 शेल हो गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियस है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन और घूम रहा है, तो उसको खींचने का टेंडेंसी भी तो घटते जाएगा ना। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटते जाएगा। ऐसे आपको समझ में आया होगा। अब आता है मेटालिक कैरेक्टर। मैंने क्या बोला था, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी एटम एलिमेंट कितने इजीली एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, वही उसका मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जितना इजीली वो फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर का होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि एक ही ऑर्बिट है, तो यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन एकदम खींच के पकड़ा, एकदम एकदम दिल जान का रिश्ता है, वो नहीं छोड़ेगा कुछ भी, बहुत एनर्जी लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो प्यार थोड़ा घट गया, क्योंकि अब आप इसके पास 2 शेल है। यहाँ पे प्यार थोड़ा और घट गया, क्योंकि अब इसके पास 3 शेल है। यहाँ पे इसका प्यार और घट गया, क्योंकि अब इसके पास 4 शेल है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो एक जो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसका प्यार घटते जा रहा है, न्यूक्लियस का प्यार घटते जा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ से हम लोग को इस न्यूक्लियस को बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे तो इस एक्स्ट्रा जो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना काफी इजी हो जाएगा। मतलब जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, वैलेंसी सेम रहेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये था डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग ग्रुप ऊपर से नीचे जाए, क्या होगा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाए पीरियड में, तो उसको हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। अलोंग द पीरियड हम लोग लेफ्ट टू राइट कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का लिया है। एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसको। अब देखते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ सेल क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक रेडियस, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सब में आपका नंबर ऑफ सेल जो है वो 2 है, तो एटॉमिक साइज भी सेम होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक टर्म आता है न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कुछ नहीं, जो आपका एटम है, एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे, वो उतना ज्यादा खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर, और उसका साइज उतना छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुछ जैसे ये 2 ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर और खींचेगा और इसका साइज और छोटा होते जाएगा। अब देखें, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को कैसे पता चलेगा। हमको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, साथ ही साथ 5 प्रोटॉन भी हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, साथ ही साथ 6 प्रोटॉन भी हैं। जैसे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन तो है, साथ ही साथ 7 प्रोटॉन भी हैं। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है मतलब क्या, जो प्रोटॉन होगा और जो एक बाहर आपका जो ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते जाएगा और साइज जो है वो छोटा होते जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो बीच में जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होते जाएगा। मतलब अगर हम लोग अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट चले तो एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा। अब वैलेंसी देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। देखो वही वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू गेट एन स्टेबल पोजीशन। जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 होंगे और इसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन वहीं अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 6 7 8 होंगे, लेकिन क्या इसके वैलेंसी 5 6 7 8 होंगे? नहीं। वैलेंसी क्या होता है, अगर मैं कंसेप्चुअली आपको समझाऊं तो वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन लेके ही आपका स्टेबल कंडीशन बने, वो इलेक्ट्रॉन देके भी स्टेबल कंडीशन बन सकता है। जैसे 1 2 3 4 जब था, जब आपके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तब वहां पे जो एटम था वो इलेक्ट्रॉन दे के अपना ये स्टेबल गैस बनना चाहता था। लेकिन जहां 4 क्रॉस हुआ तो एटम सोचा अरे मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लू, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने से अच्छा मैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लूं। 6 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर धक्का मार के निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्यों ना मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं। वैसे 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से बेहतर है मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं। 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़िए तो आपका ये नोबल गैस हो ही गया। तो आप देख रहे हो कि जो वैलेंसी है वो 1, जब आपका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तब वैलेंसी तो 1 2 3 4 होता है। लेकिन वहीं जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपका वैलेंसी 5 6 और 7 नहीं होता, वैलेंसी आपका 3 2 और 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटम देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, क्यों ना मैं 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लूं और फिर 5 और 3 8 नोबल गैस बन जाऊं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके। सेम गोस फॉर 6, सेम गोस फॉर 7। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बढ़ रहे हैं 3 4 5 6 7, लेकिन जो वैलेंसी है वो 4 तक तो बढ़ेंगी और फिर घटेंगी। तो पहले वो इंक्रीज करेंगी और फिर डिक्रीज करेंगे। ऐसा ही आपको समझ में आया होगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। अब फिर आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल था कि हम लोग जब कोई एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन से तो हम लोगों का जितना एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड होता है वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में बढ़ा हुआ है, मतलब इन यहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बढ़ते जा रहा है डाउन द लेफ्ट टू राइट, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच के निकालने में आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी तो ज्यादा लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन वहां से खींच के निकालेंगे तो वहां पे आपका एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में हम लोग डालें तो जितना एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए कि चूंकि यहाँ पे हायर पोटेंट न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है अलॉन्ग द लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, तो बाहर से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो दिखा तो फटाक से खींच लेगा? नहीं खींच लेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन को बस देखने का दूर है, वो फटाक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, तो वो जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचना चाहेगा। ऐसा आपको समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर वही बात है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, आपका सेंटर पे चार्ज ज्यादा है, सेंटर पे चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, सेंटर पे चार्ज बढ़ रहा है, मतलब वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोन एफिनिटी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट्स अ क्वांटिटी।
लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए क्वालिटी, इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे बहुत रिलेटेड है। इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होता है कि ये एनर्जी रिलीज होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये वही मतलब आपका क्या होता है, टेंडेंसी होता है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है लेफ्ट टू राइट पे, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी भी तो ज्यादा हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो निगेटिव चार्ज को खींचने का टेंडेंसी भी तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। अच्छा ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेटालिक कैरेक्टर क्या है, फिर वही बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज जो है आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपका एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, तब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि आउटर मोस्ट सेल से क्या इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा मेटालिक कैरेक्टर के लिए, नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाए, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अच्छा ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड्स का एक स्लाइड बना दिया है, तो ये देखिए अगर आप एक सेकंड, हाँ अगर आप नंबर ऑफ सेल देखें तो अलोंग द पीरियड पे सेम होता है, ये मैंने वही आपका पिछले दोनों स्लाइड में बताया, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और डिटेल्ड इमेज भी दे दूंगा ट्रेंड्स का। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी दिखने की जरूरत नहीं, जैसे लैटिस एनर्जी, एटिस एनर्जी, इन सबका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख ले, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फिर घटता है, वैलेंसी भी कुछ देर तक बढ़ता है फिर घटता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है घटता है, मतलब बढ़ते रहता है इधर से इधर की ओर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ठीक उसको उल्टा होता है। तो ये एक बार आप इसको आप पॉज कर ले, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉपी में इसका ड्राइंग बना लें, और जो मैंने पीछे टेबल बनाया वो टेबल को भी बनाया, और खुद से उस चीज को समझने का कोशिश करें, याद कितना रखेगा चीजों को आप, तो जितना जल्दी आप खुद से समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, तो ये था एंड इस वीडियो का। तो इसके साथ आपका पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हम लोगों ने जितना हो सके डिटेल में पढ़ने का कोशिश किया है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल स्टडी किया है, आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से कंप्लीट किया है, हम लोगों ने ट्रेंड्स को कंप्लीट किया। तो इस तरह इस चैप्टर का अंत होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चैप्टर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।